नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी और आज फिर एक बार देखने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण बेहतरीन प्रश्नों का एक प्रैक्टिस है। ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे आपके आने वाले टेट एग्जाम 2022 के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं वीडियो को लास्ट तक। आज के बेहतरीन बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन जरूर कीजिएगा और देखिएगा आप कितना स्कोर यहाँ पर आज के इस वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्रश्न है वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर आ सकती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट ये शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर इसका प्रकाशन 1966 में हुआ है और थर्ड है यहाँ पर यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है और डी है यहाँ पर इसका नामकरण शैक्षिक मनोविज्ञान बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है। तो देखिए यदि हम प्रश्न को देखें तो यहाँ पर एक विकल्प आ सकती है और बाकी 3 यहाँ पर सत्य है और असत्य यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, जो कि है बता रहा है इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। तो ये यहाँ पर गलत है। इसका जो प्रकाशन है, यदि हम बात करें ब्लूम के टैक्सोनॉमी की या ब्लूम के वर्गीकरण की, तो ये जो है शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से बिल्कुल संबंधित है और इसका जो नाम है ये बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया था। और इस टैक्सोनॉमी को ब्लूम जो थे बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने अपनी पुस्तक जो थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें इन्होंने प्रकाशित किया था और इसे प्रकाशित किया था वर्ष 1956 में इसे प्रकाशित किया था। आप इसका सन जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि आगे चल करके ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर इसी कड़ी में, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। भूजल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन या सामग्री संबंधी संसाधन। तो देखिए यदि हम देखें तो भूजल संसाधन जो होगा ये यहाँ पर शिक्षा में संसाधन के रूप में सम्मिलित नहीं होगा, बाकी तीनों यहाँ पर इसमें सम्मिलित रहेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य है। तो उस सत्य विकल्प को हमें देखना है। यहाँ पर पहले विकल्प की यदि हम बात करें तो पहला विकल्प आता है देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल, या फिर बी है यहाँ पर विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और सी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं मेधा छात्रवृत्ति से जुड़ा कार्यक्रम है, और डी है यहाँ पर इनमें से सभी विकल्प सत्य हैं। तो यदि हम सत्य विकल्प की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा ख वाला, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 के लिए होगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो यहाँ पर है जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, और डी है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यदि हम देखें यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इनकी स्मृति में मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इनके जन्मदिवस के अवसर पर ही इसे 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो था ये कब शुरू हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन भी इस प्रश्न में देखने को मिलती है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, वर्ष 1984, 87 या फिर 1992, या फिर डी है यहाँ पर 1996। तो यदि हम देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम था ये वर्ष 1987 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। कहीं कहीं पर आपको उसका उत्तर जो है 1986 भी देखने को मिलेगा। आप 86 देखने के पीछे जो कारण है वो भी आप समझिएगा, ताकि आपके सामने भी यदि प्रश्न आता है तो आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को करें। कहीं पर आपको 1986 इसके लिए सही उत्तर होगा, कहीं पर 87 होगा। तो देखिए 86 जो है, तो इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो परियोजना थी इसका शुभारंभ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे लागू किया गया था, इसके अंतर्गत इसको लाया गया था, और वर्ष 87 के अंतर्गत इसको प्रारंभ कर दिया गया था। और यदि हम देखें तो ये एक 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी इसको माना जाता है। कभी कभी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल था, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में से शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का ध्यान जरूर रखना है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 थी और 87 के अंतर्गत इससे प्रारंभ किया गया था।
आगे देखते हैं तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। संज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं कौशल, हृदय, मस्तिष्क या फिर हाथों से। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के नाम से हमें स्पष्ट मालूम होता है कि यहाँ पर संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे संबंधित होते हैं हमारे मस्तिष्क से, क्योंकि जो भी कुछ हम सीखते हैं समझते हैं उनका सीधा सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से ही रहता है। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ये हमारे लिए क्या करती है, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। बी है यहाँ पर जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। और सी है यहाँ पर भाषा की कक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। और डी है महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना जाता है। तो यदि हम बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री होती है तो ये निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसे रोचक, आनंददायक और आसान बनाने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और काफ़ी ऊर्जावान कथन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये कथन देने वाले कौन थे, यहाँ पर है डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, टैगोर या फिर है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद का ये कथन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और हमारे अंदर ऊर्जा जोश भरने वाला एक कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है। तो देखिए एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 4 विकल्प इस प्रकार से। विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना, ये कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है, शिक्षक तो बैठा रखते हैं, है ना। दूसरा है यहाँ पर गृह कार्य देना, ये भी कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और डी है यहाँ पर प्रश्न पत्र तैयार करना, वो भी शिक्षक आराम से कर लेते हैं, कोई चुनौतीपूर्ण कार्य उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पर यदि देखे जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ये यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षक के लिए हो सकता है, क्योंकि हर शिक्षक ऐसा कर पाए ये साथ ज़रूरी नहीं होता है ना। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया आनंददायक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, परंतु क्या सभी शिक्षक इसमें मतलब कर सकते हैं, तो ऐसा हम नहीं देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना ये एक सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षक के लिए होगा। आगे देखिए और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, या फिर अगला है डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये एक विज्ञान माना जाता है। तो निश्चित रूप से इसे हम मानव व्यवहार का विज्ञान भी सेम कहते हैं। तो यहाँ पर साइंस ऑफ बिहेवियर भी ये कहलाता है, तो मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। हम जानते हैं कि समाजीकरण के लिए विभिन्न एजेंसियां होती है, जिसमें घर, परिवार, विद्यालय, है ना, पड़ोस वगैरह सब कुछ शामिल होता है, परंतु यहाँ पर देखिए सक्रिय एजेंसी माध्यम नहीं है। अब देखिए चारों विकल्पों को देखें तो यहाँ पर है परिवार, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, धार्मिक संस्था। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी के रूप में जो नहीं है, तो यदि हम चारों को देखें तो चारों ही इसके अंतर्गत आते हैं, परंतु कुछ का रोल थोड़ा सा कम होता है और कुछ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से हमें देखना है, जिसका रोल ज़्यादा है वो सक्रिय, जिसका रोल थोड़ा सा कम है समाजीकरण में वो थोड़ा सा निष्क्रिय हम उसको कह सकते हैं, या कम सक्रिय कह सकते हैं, पूरी तरह तो निष्क्रिय नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो परिवार देखिए बहुत ही सक्रिय, क्योंकि बच्चा हर दिन हर रोज़ हर अपने परिवार से समाजीकरण सीखता है। विद्यालय जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो प्रतिदिन विद्यालय जाता है जब तक वो पढ़ना चाहता है, और निश्चित रूप से ये भी सक्रिय है, ये भी सक्रिय है। और धार्मिक संस्था भी हो सकती है, क्योंकि धार्मिक संस्था सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और हर अपने धर्म के लिए धार्मिक संस्थाओं में भी जाते हैं, तो यहाँ पर धार्मिक संस्था भी हो जाती है। अब बात करें रेलवे स्टेशन की, तो देखिए रेलवे स्टेशन जो है ये यहाँ पर उतना सक्रिय नहीं है जितना बाकी अन्य सभी एजेंसियां सक्रिय है। देखिए क्यों, क्योंकि यदि हम बात करें परिवार की तो परिवार रोज़ाना ही यहाँ पर आ सकता है, हो सकता है धार्मिक संस्थाओं में भी व्यक्ति जो हैं, बच्चे जो हैं वो नियंत्रित रूप से भी जा सकते हैं। परंतु यदि हम देखें तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो होता है ये उतना सक्रिय नहीं, क्योंकि हम हर दिन रेलवे स्टेशन नहीं जाते हैं, हम महीने में या फिर 6 महीने में या 1 वर्ष में हो सकता है किसी का योग लगे, और हर रोज़ाना तो सभी नहीं जाते हैं। तो जहाँ पर हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करें। सकारात्मक संवेग है, तो सकारात्मक संवेग के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा रहेगा, खुशी, परानुभूति, दुश्चिंता, आभार, और दूसरा यहाँ पर खुशी, परानुभूति, आशावादिता, आभार। तो देखिए यदि हम देखें तो यहाँ पर खुशी, परानुभूति, आशावादिता, आभार ये हमारे लिए एक सकारात्मक संवेग यहाँ पर हैं, और बाकी किसी न किसी के अंतर्गत भय, दुश्चिंता, कुंठा आदि इसमें शामिल है, तो ये नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आएंगे।
आगे अगला प्रश्न आता है, बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर देखना है उस गलत विकल्प वाले कथन को। तो यदि हम देखें तो बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, बच्चों की व्यक्तिगत विशेष ज़रूरतों को पहचानने के लिए, या बिल्कुल सही बात है, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, ये भी ठीक है, और बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, ये यहाँ पर इनमें से गलत कथन ही है। विकल्प ग वाला जो है, सी वाला, ये यहाँ पर गलत है। और डी को देखें तो बच्चों के आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी आकलन के लिए यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं तो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में रिक्त स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर है मातृभाषा, विदेशी भाषा, अकादमिक भाषा या फिर है मानक भाषा। तो इसमें मातृभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में। तो यहाँ पर विकल्प ए होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो देखिए यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर है सामाजिक, जैविक, भाषाई और सांस्कृतिक। तो यदि हम देखें तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, तो यहाँ पर की जाती है जैविक पहलू की उपेक्षा। जैविक पहलू की उपेक्षा उन्होंने अपने सिद्धांत में की है और इनके अनुसार जो बालक का विकास है, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारकों को इन्होंने महत्वपूर्ण इसमें माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन, समार्जन, आत्मसातीकरण या अनुकरण। तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर हमारा अनुकूलन। चलिए विकल्प ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर होगा सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर असत्य है। तो देखिए उस असत्य कथन को देखना है जो सीखने के संदर्भ में यहाँ पर गलत है। देखिए पहला है यहाँ पर सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा यहाँ पर है ग वाला, सीखने में व्यवहार अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए चौथा ही यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, RMSA यहाँ पर है। तो देखिए RMSA क्या है, इसका फुल फॉर्म भी समझ सकते हैं, लिखा इंग्लिश में है ना, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर हिंदी में विकल्प दिए हैं। तो देखिए RMSA का सीधा मतलब जो होता है वो होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो सी विकल्प जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, CCE का तात्पर्य क्या है। तो CCE जो होता है वो क्या होता है, इसका भी सीधा सीधा मतलब यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा रहा है, पर उसको यहाँ पर लिखा है कुछ इस प्रकार से, क्लस्टर सेंटर फॉर इवैल्यूएशन, या फिर B है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन काउंसिल, C है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और D है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि होता है कंटिन्यूस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है। अब यदि यहाँ पर देखें तो कौन इनमें से शामिल नहीं होगा। विद्यालय समय से शुरू एवं बंद, बी है यहाँ पर कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, सी है यहाँ पर बच्चों को सिर्फ लिखित आकलन, और डी है अंतिम घंटी में खेलकूद एवं कला सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को सिर्फ लिखित आकलन करना, ये भी सूचकों में शामिल नहीं है। आगे देखिए, मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू के द्वारा लिखा गया है, और लेख यहाँ पर जो है अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी है, और राजू के लिए निम्न में से कौन सी टिप्पणी यहाँ पर उचित होगी। तो 4 विकल्प 4 टिप्पणियों के रूप में दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे बेहतर टिप्पणी कौन सी हो सकती है। तो क्या हम राजू को ये कहें, पहला जो है कि आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमज़ोर है, बी यहाँ पर लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले, या फिर हम उसे कहें कि आपकी लिखावट गंदी है और अशुद्धियों से भरी है, या फिर डी के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास के द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों को यहाँ एक हम सकारात्मक रूप से उसे एक टिप्पणी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, घ वाला, ये इसके लिए होगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। फ्रेडरिक फ्रोबेल है, फ्रांसिस बेकन है, पॉलो फ्रेरे हैं, या फिर मदन मोहन मालवीय हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा पॉलो फ्रेरे।
ये यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है शिक्षक साथी है, तो शिक्षक साथी यहाँ पर कौन होगा? इन चारों विकल्पों में से हमें देखना है। तो यहाँ पर है शिक्षण सहयोग संदर्शिका। देखिए अब दोनों विकल्प में थोड़ा सा अंतर है। शिक्षण सहयोग संदर्शिका और बी है यहाँ पर शिक्षक सहयोग संदर्शिका, और ग है शिक्षक की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच, और डी है यहाँ पर बिहार शिक्षा परिषद पटना के द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक पत्रिका। तो यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर शिक्षण सहयोग संदर्शिका, जिसका उपयोग शिक्षक अपने अधिगम के लिए, अपने अध्यापन के लिए करते हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो यहाँ पर है केंद्र एवं राज्य की समवर्ती सूची, मूल अधिकार राज्य सूची, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि जो होती है वो होती है यहाँ पर अति अहम, इदम या अहम। तो चारों ही बातों को आगे पीछे करके लिखा है, इसमें सही उत्तर बन जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर का विकल्प, जो कि है इदम अहम और अति अहम, जिसे हम इद, ईगो, सुपर ईगो के नाम से भी कहते हैं। कभी कभी इसे हम इद अहम और परा अहम के नाम से भी जानते हैं। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो यहाँ पर है वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन और जीन पियाजे। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास पर बेहतर और व्यवस्थित कार्य करने वाले जो थे वो थे जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता जो होती है उसे अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या फिर अभिधारणा, तो उसे हम कहते हैं उस व्यक्ति की अभियोग्यता। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं, योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर उसे स्वसम्मान, स्वनियंत्रण, स्वसंप्रति या फिर फोर्थ उपरोक्त सभी। तो स्वयं के बारे में जब बात होती है तो उससे हम स्वसंप्रति कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए व्यक्तित्व शब्द का अर्थ पर्सोना से लिया गया है। यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन, जर्मन या फिर डी 3 है इनमें से कोई नहीं, और 4th है यहाँ पर इंग्लिश। तो देखिए पर्सोना शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तो देखिए किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम यहाँ पर समूह कौन सा होगा? तो जब किशोर किशोरी यानी कि उनकी किशोर अवस्था होती है तब बच्चों के अंदर हम देखते हैं तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति में भी बढ़ते हैं उस और देखिए बाकी को यदि हम देखें तो आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन अवस्था में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जटिल समायोजन होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है इस वजह से। और निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा इनके अंदर नहीं होती है। बाल्यावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और यदि हम 4th में देखें तो दर्शन है, सुसमायोजन होता ही नहीं है किशोर अवस्था के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। तो पहला विकल्प इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो 30 प्रश्न थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।